डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास के संस्कृत विषय में आज मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा दो शब्दों के मेल से बना है, भारतीय प्लस संस्कारा। भारतीय माने भारत का, संस्कारा ये संस्कार का बहुवचन है, संस्कारा संस्कारो संस्कारा। बालक का शब्द रूप जैसे चलता है बालका बालको बालका, तो संस्कार का चलेगा संस्कारा संस्कारो संस्कारा। तो इस तरीके से भारत में कौन कौन से संस्कार है, उन सभी संस्कारों के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो विषय इसमें पढ़ेंगे, वह चैप्टर में पूछता है कि भारतीय संस्कार अब किस विषय के बारे में बताता है। तो हम बताएंगे कि भारत के 16 संस्कारों को मुख्यतः 5 प्रकार में बांटकर भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कार से करना तथा विदेशों में भी फैलाना। इस तरीके से जिस संस्कार की बातें हम कर रहे हैं, तो मतलब जिससे पता चल रहा है कि भारत में 16 संस्कार हैं, जिसको 5 भागों में बांटे हैं। 16 संस्कार को जीवन के कितने भागों में बांटेंगे हम लोग? 5 भाग में बांटेंगे। 5 भाग में पहले हम जानेंगे कि संस्कार होता क्या है। संस्कार दो शब्दों के मेल से बना होता है, सम प्लस कार बराबर संस्कार। सम माने बराबर, कार मतलब कार्य, ऐसा कार्य जिसको करने से हर कोई पसंद करे, जो छोटे बड़े से लेकर साधु संत से लेके देश विदेश से लेकर हर किसी को जो कार्य पसंद हो उसे ही हम क्या कहेंगे? संस्कार। अर्थात संस्कार दो शब्दों के मेल से बना है। कभी कभी संस्कार का विच्छेद करने के लिए भी कहता है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि सम प्लस कार से मिलकर बना है संस्कार। सम माने बराबर, आकार मतलब समझेंगे कार्य, वह कार्य जो हर किसी को एक जैसा लगे, अच्छा लगे, बेहतर लगे, उसे हम संस्कार कहते हैं। तो भारत में जो संस्कार है, उस भारत के 16 संस्कारों को मुख्यतः 5 प्रकार में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। अच्छा, अब ये अगला टॉपिक मैं दिया हूँ शिक्षा। आखिर भारतीय संस्कार पढ़ने से क्या शिक्षा मिलेगी हमें? तो संस्कारों का पालन कर व्यक्ति के गुणों को बढ़ाना तथा दोषों का नाश करना तथा भारतीय संस्कृति की विशेषता जानना। माने यदि भारत के संस्कार का हम पालन करते हैं तो व्यक्ति के जो दुर्गुण होते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं और उनकी जो क्वालिटी होती है, गुण होता है, वो बढ़ते चला जाता है, उसके दोष का नाश होता है। और इस तरीके से भारतीय संस्कृति की विशेषता जब हम जानते हैं तो देश और विदेश में भी हम अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार आसानी से कर सकते हैं। यहाँ शब्द कम है लेकिन मैं समझा रहा हूँ, उस पर ध्यान देते हो तो तुम लिख सकते हो अपने मन से भी, या इसको रिप्ले करके तुम समझ सकते हो, लिख सकते हो। पात्र, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन से पात्र आएंगे? तो हमने लिखा है विभिन्न ऋषिगण, गुरु और शिष्य, ये सभी आएंगे। कई कई प्रकार के ऋषिगण है, गुरु है, शिष्य है, ये सभी मिलकर संस्कार के बारे में इसमें बताए हैं। तो इसमें कहानी या व्याख्या कहें या सारांश कहें इस चैप्टर का, चूँकि ये कहानी नहीं है लेकिन ये प्रारूप हमने लिखा है कि सबकी कहानी हम बताते हैं हर चैप्टर का, तो इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। व्याख्या पढ़ते हैं कि इस पाठ में 16 संस्कारों को मुख्यतः 5 भागों में बांटकर वर्णन किया गया है। 16 संस्कार कितने भागों में बांटा गया है? परीक्षा में पूछता है कि भारत में कुल कितने संस्कार हैं? 16। 16 संस्कार को, भारत के संस्कारों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 5। कितने भागों में बांटा गया है? 5। तो इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें कौन कौन 5 भाग है? तो पहला भाग है जन्म से पूर्व वाले संस्कार, दूसरा भाग है शैशव संस्कार, तीसरा भाग है शिक्षा संबंधी संस्कार, चौथा भाग है इसका विवाह के संस्कार, और 5वां भाग है इसका मृत्यु के बाद का संस्कार। 5 भाग है, 5 प्रकार है। इसी 5 प्रकार में से एक एक करके हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम व्याख्या कर रहे हैं जन्म से पूर्व वाले संस्कार। तो परीक्षा में पूछता है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो हमने सामने दिया कितना? 3 संस्कार होते हैं। पहला होता है गर्भधारण, दूसरा होता है पुंसवन, तीसरा होता है सीमंतोनियन। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे हम कि सीमंतोनियन क्या है, पुंसवन संस्कार क्या है, गर्भधारण संस्कार क्या है। हालांकि परीक्षा में ये तुम्हारे पूछने नहीं जा रहा है, बोर्ड क्लास का 10वीं बोर्ड का एक लिमिटेशन है कि इसमें मात्र यही पूछता है कि कौन सा संस्कार किस भाग में आता है। जैसे पूछ देता है कि पुंसवन संस्कार किस भाग में आता है, तो लिखेंगे पहले भाग में आता है, जन्म से पूर्व वाला संस्कार है। या पूछ देगा सीमंतोनियन संस्कार कौन सा संस्कार है, तो लिखेंगे जन्म से पूर्व वाला संस्कार है। लेकिन थोड़ी सी व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं गर्भधारण। तो गर्भधारण के बारे में जानेंगे कि जब कोई संतान अपने माँ के गर्भ में ठहरता है तो उसे हम गर्भधारण संस्कार के नाम से जानते हैं। दूसरा है पुंसवन संस्कार, कुछ जब पहली बार समझिए कि बच्चा माँ के पेट में अपना पैर थोड़ा चलाता है, एहसास हो जाता है लोगों को, तो तुरंत वहाँ पे एक संस्कार किया जाता है। और जो माँ होती है, जो औरत होती है, उनके मायके वालों को भी खबर कर दिया जाता है। वहाँ से भी देखना मिठाई वगैरह चिवड़ा वगैरह करके खूब बढ़िया आता है, कपड़े वगैरह भी आ जाता है।
और वहाँ पंडित जी को बुलाकर उस संस्कार को पूरा कराया जाता है। तीसरा होता है इसमें से सीमंतोनियन। जब माँ के गर्भ में बच्चा 9 माह रहता है तो सीमंतोनियन माने सीमंत माने सीमा का अंत हो जाता है, अंदर रहने की उसकी अंत जिस दिन हो जाती है तो उसके लिए एक अलग कमरा अलॉट कर दिया जाता है 9वें माह में, जिसे हम लोग सामान्य तौर पे बिहार वाले भोजपुरी की भाषा में सौरी का घर कहते हैं। और उस घर में उसका व्यवस्था कर देते हैं। वहीं पे बच्चे के जन्म के पूर्व जो संस्कार होता है उसे हम सीमंतोनियन संस्कार के नाम से जानते हैं। अब अगला संस्कार होता है, दूसरे प्रकार में आता है शैशव संस्कार। पहला संस्कार था हमारा जन्म से पूर्व वाले 3 संस्कार, गर्भधारण, पुंसवन, सीमंतोनियन। ठीक से समझ गए बच्चे? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? तब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं शैशव संस्कार। शैशव माने शिशु, बच्चे का जन्म हो चुका है बच्चे। इसमें 6 संस्कार होते हैं। बच्चे का जन्म होते ही सबसे पहले जात कर्म संस्कार होता है। जात कर्म क्या होता है? जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके जाति का निर्धारण हो जाता है। ये धन्य है हम लोग कि वो ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय घर जन्म ले लिया तो क्षत्रिय हो गया, अगर किसी हरिजन के घर जन्म लिया तो हरिजन हो गया। जाति का निर्धारण वही हो जाता है। फिर उसके बाद तुरंत नामकरण संस्कार होता है। पंडित जी को बुलाया जाता है, बताइए पंडित जी इसका नाम क्या है? पंडित जी बताते हैं नाम इसका मंगलवार को है तो मंगरुआ कह सकते हो, लेकिन इसका राशि का नाम अलग होगा। बुध को अगर लड़की जन्म ले ली तो बुधनी हो गया, शनिवार को जन्म ले लिया तो शनिचरी बोलते हैं, लड़की है तो शनिचरी, लड़का है तो शनिचरा नहीं बोलेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो नाम का हमने चेंजिंग कर दिया, नामकरण कर लिया जाता है। लेकिन ये नाम राशि के अनुसार नहीं होता है। पंडित जी देखना एक पत्रा खोलते हैं, पत्रा खोलने के बाद से निकालते हैं और बोलते हैं कि इसके राशि का नाम ये है, और उसी राशि के नाम पर बच्चे का ये गोत्र और राशि के नाम पे उसकी शादी विवाह में उसकी ज़रूरत, कुंडली बनाने के समय उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो नामकरण हो गया। अगला है निष्क्रमण संस्कार, अर्थात 6 दिन के बाद जब बच्चे को घर में से निकाला जाता है, माने 6 दिन के बाद जो छठियार करते हैं, मछली भात भी खिला लेते हैं हम लोग सभी को, वो कौन सा संस्कार कहलाता है? निष्क्रमण। उस दिन माँ को नहलाया जाता है, बच्चे को भी नहलाया जाता है और बच्चा निष्क्रमण संस्कार करता है। अब होता है अन्नप्राशन। जैसे ही जैसे समय बीते जाए, 6 माह तक माँ अपने सिर्फ अपना दूध पिलाती है बच्चे को। 6 माह जब बीत जाता है तो पहली बार बच्चे के मुंह में किसी अन्न का प्रवेश कराया जाता है, तो उसको हम कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। वह 6 माह के बाद होता है। फिर होता है चूड़ाकरण संस्कार, माने समझ लो कि बच्चे के हाथ में देख लेना कि अब जब घर से बाहर जब बच्चा खेलने लायक जब होने लगता है थोड़ा सा 6 माह साल भर का, तो उसके हाथ में देख लेना काला काला कलर का एकदम या तो कड़ा वगैरह लगा दिया जाता है या काला धागा बांध देते हैं कि बच्चा जाएगा कोई खिलाएगा तो इसको नज़र न लगे। वो चूड़ाकर्ण संस्कार है। कर्णवेद संस्कार, ये समझो कि ये जितने भी राजपूत कैटेगरी के जो लोग हैं वो पुराने ज़माने में संस्कार हुआ करता था कि जो भी राजकुमार राजा महाराजा के पुत्र वगैरह होते थे उनके कान को क्या किया जाता था? छेद कर दिया जाता है, वहाँ कुंडल वगैरह पहना दिया जाता है। हम लोग में भी देखते हैं कि बच्चों को कुंडल वगैरह लोग जनरली कुछ लोग पहना देते हैं। तो ये हुआ कर्णवेद संस्कार। तो शैशव संस्कार में 6 आते हैं, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण और कर्मवेद संस्कार। तो इस तरीके से हमारा ये 6 संस्कार शैशव संस्कार में आता है। पूछ दे परीक्षा में कि शैशव संस्कार है क्या है, तो शैशव संस्कार में ये नाम लिख करके इसमें 6 संस्कार आते हैं। कौन कौन 6 का नाम लेकर थोड़ा बहुत व्याख्या कर देंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला संस्कार हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा संबंधी संस्कार। ये तीसरा संस्कार है बच्चा। 5 प्रकार में से पहला प्रकार था हमारा जन्म से पूर्व वाला संस्कार, दूसरा संस्कार था शैशव संस्कार और तीसरा संस्कार है शिक्षा संबंधी संस्कार। तो शिक्षा संबंधी संस्कार में 5 आते हैं। पहला आते हैं विद्यारंभ या अक्षरारंभ संस्कार, दूसरा उपनयन संस्कार, तीसरा वेदारंभ संस्कार, चौथा केशांत संस्कार या मुंडन संस्कार और 5वां समापवर्तन संस्कार। विद्यारंभ शुरू से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं बच्चे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? विद्यारंभ या अक्षरारंभ। देख लेना बच्चे, जब बच्चे की उम्र समझो कि 2, 4, 5 साल की हो जाती है तो उस उम्र के बाद से बच्चे को बिठाकर सबसे पहली बार माँ उसको क्या करती है, एकदम अपने गोद में बिठा लेते हैं, हाथ पकड़ती है, उसको बोलते हैं कि ये पढ़ो, मुर्गी का अंडा, उसके बाद बुढ़िया का डंडा, कुत्ते का पूंछ, बोलो क्या है। लड़के को बोला जैसे बोलो का, लड़का का ऐसे करके बोलता है। तो ये अक्षर की शुरुआत जो कराते हैं, आरंभ कराते हैं, विद्या का आरंभ जो करवाते हैं उसे हम कौन सा संस्कार बोलेंगे? विद्यारंभ संस्कार। अब पढ़ेंगे हम लोग उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में गुरुजी छात्र को जब अपने घर लेकर जाते हैं, माने समझो पहले गुरुकुल आश्रम में शिक्षा दी जाती थी, तो जो भी लोग पढ़ाने वाले होते थे अपने बच्चे को गुरुजी के साथ भेज देते थे उनके गुरुकुल में।
तो अपने साथ जो लेकर जाते थे उसे उपनयन संस्कार के नाम से हम जानते थे। वहीं गुरु जी ले जाकर उसको पढ़ाते थे, लिखाते थे, और जिस दिन पढ़ लिख लड़का वेद की शुरुआत करता है तो उसे हम वेदारंभ संस्कार के नाम से जानते थे। तो क्या वेदारंभ संस्कार तक समझ गए बच्चे? उपनयन संस्कार क्या है समझ में आ गया? विद्यारंभ अक्षरारंभ समझ गए? चौथा है इसमें केशांत या मुंडन संस्कार। अब लड़का एकदम समझो कि वेदारंभ कर चुका है, अब उसके केशों का अंत करके अर्थात मुंडन करके, और उसके बाद उसको जनेऊ वगैरह धारण करा कर उसके बाद उसको शिक्षा दी जाती है, तो उसे कहते हैं केशांत संस्कार या मुंडन संस्कार। और इस तरीके से बच्चा भिक्षाटन भी करता है, चारों तरफ घूमता है, आता है, जाता है, ज्ञान प्राप्त करता है और अपने अंदर के अहंकार को भिक्षाटन के द्वारा दूर करता है। यही वजह है कि राजा महाराजा के पुत्र भी जब जाते थे गुरुकुल में तो गुरु जी क्या करते थे, उनको नियम के साथ शिक्षा तो दिलाते थे, या केशांत संस्कार या मुंडन संस्कार करके उनको भिक्षाटन का रूप धारण करके उनको माने भिक्षु बनाकर गांव में भेजते थे, जाओ भिक्षा मांग कर लाओ। भिक्षा जब किसी से मांगता है कोई तो उसके अंदर के अहंकार खत्म होते हैं। दूसरी बात, उसे देखने का मौका मिलता है कि प्रजा हमारी कैसी है, और यदि मैं राजा बनता हूँ तो किस प्रकार इन प्रजा के दुख दर्दों को दूर करूँगा। और इस तरीके से अंतिम संस्कार आता है समापवर्तन संस्कार। नाम से ही पता चलता है समापवर्तन माने शिक्षा समाप्त जब हो रही है तो अंतिम समय में, शिक्षा समाप्ति के समय में जो संस्कार दिए जाते हैं उसे कहते हैं समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार में व्यक्ति की, बालक की शिक्षा समाप्त हो जाती है और गुरु जी कहते हैं कि शिष्य मैंने तुम्हें जो कुछ पढ़ाना था, समझाना था, मैंने तुम्हें बता दिया। समापवर्तन संस्कार के तहत अब तुम शिक्षा पूर्ण रूप से धारण कर लिए हो, अब तुम जाओ अपने राजपाट में या कार्यकलाप में या अगले संस्कार में प्रवेश करो। माने शिक्षा प्राप्त करने की अंतिम अवस्था में जो गुरु के यहाँ से विदाई जो होती है उसे ही हम कौन सा संस्कार कहते हैं? समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार के बाद छात्र जब आता है तो आने के बाद से वह एक अगले संस्कार में प्रवेश करता है जिसका इंतज़ार उसके माता पिता करते रहते हैं। कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार। इसे ही विवाह के संस्कार कहते हैं। अर्थात संसारिक जीवन में आने के बाद से वह एक संस्कार अपने जीवन में मात्र करता है। कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार एक ही होता है उसके जीवन में, उसके बाद वो अपने लिए कोई संस्कार नहीं करता है बच्चे। तो उस विवाह संस्कार को ही हम गृहस्थ संस्कार या विवाह संस्कार के नाम से जानते हैं। विवाह संस्कार क्या है ये डिटेल से हम इसके बाद तुम्हें बताए हुए हैं बच्चे, उसको भी समझ लो यहीं पर। विवाह संस्कार के पहले थोड़ा जो शिक्षा संबंधी संस्कार था उसको और एक्सप्लेन से मैं तुम्हें बता दूं। पूछता है परीक्षा में कि शिक्षा संस्कार क्या है, तो हम लिखेंगे शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन और समापवर्तन संस्कार आते हैं। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाया जाता है जहाँ शिष्य नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। याद रखें, दुनिया का कोई भी शिष्य क्यों न हो, यदि वह नियम का पालन करते हुए अध्ययन नहीं करता है तो वो कभी ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता है। अच्छा, गुरु के घर में ही वेदारंभ किया जाता है। मुंडन माने केशांत संस्कार में गुरु के घर में छौर कर माने मुंडन होता है। और समापवर्तन संस्कार में शिष्य विद्या समाप्ति पर गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है, माने प्रवेश करता है। तो शिक्षा संस्कार मुझे यकीन है कि सब खूब अच्छे तरीके से समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। तो अब विवाह संस्कार हम पढ़ने जा रहे हैं। विवाह संस्कार में हमने नीचे एक्सप्लेन किया है कि विवाह संस्कार क्या है। तो पढ़ेंगे कि इस संस्कार से लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। जैसे ही समापवर्तन संस्कार करके हम लोग घर पे आते हैं, बाबूजी माताजी हम लोग की शादी के लिए तैयार रहते हैं और हमारी शादी विवाह के लिए जो बातचीत होती है तो इसमें अनेक कर्मकांड होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है वागदान, मंडप निर्माण, फिर वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, अग्नि स्थापना, यहाँ आंग्न हो गया है, इसको अग्नि कर लेंगे हम लोग, अग्नि स्थापना, पाणी ग्रहण, लाजा होम, सिंदूरदान तथा कन्यादान। इसे खूब बढ़िया समझेंगे बच्चे। विवाह संस्कार क्या होता है? जैसे ही समापवर्तन संस्कार से हम अपने घर आते हैं, घर आने के बाद से शादी विवाह की बातें होने लगती है। कन्या पक्ष वर पक्ष दोनों के पिता एक दूसरे से मिलते हैं और सबसे पहला जो संस्कार होता है वो होता है वागदान। वागदान दो शब्दों के मेल से बना है, वाक प्लस दान। माने वाक माने होता है जुबान और दान माने होता है देना। माने कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों एक दूसरे को जुबान देते हैं कि हम अपने पुत्र की शादी आपके पुत्र से फलां डेट को निर्धारित करते हैं। और उस डेट पे अब बारात जब आने के पहले एकदम कन्या पक्ष के घर मंडप का निर्माण शुरू हो जाता है। मंडप निर्माण तो तुम लोग जानते हो बच्चे,
जो 2-4 दिन पहले से ही मंडप का बाँस वगैरह ला कर एकदम खूब बढ़िया माड़ू वगैरह हम लोग जो बनाते हैं, वो मंडप निर्माण हो गया। मंडप निर्माण जैसे होता है तब तक देख लो बच्चे, वर के घर से बारात जो चल चुकी है, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, द्वार पूजा वगैरह होता है। बारात जैसे आती है द्वार पे, सबसे पहले द्वार पूजा करते हैं हम लोग। अब वर पक्ष का स्वागत किया जाता है। वधू के घर में जो भी नए ज़माने में जो लड़कियां होती है, फूलों से उसकी स्वागत करती हैं, या अगर जहाँ लड़कियां नहीं स्वागत करती है, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग भी माला पहना कर स्वागत करते हैं। गेट पर भी तुम लोग देखना कि गेट पे 2 दरबान खड़े रहते हैं, एकदम वो भी स्वागत में भाला लेकर, लंबी लंबी मूछें लेकर खड़े रहते हैं। जाओगे तो भाला हटा देंगे, फिर अंदर प्रवेश करोगे तो भाला फिर लगा देते हैं। तो इस तरीके से वर पक्ष वाले खूब खुश होते हैं कि कितना स्वागत हम लोग का हो रहा है। स्वागत करने के बाद से फिर उन लोगों को बोल दिया जाता है, द्वार पूजा हो जाता है। द्वार पूजा के बाद चले जाते हैं, फिर शादी बारात में चले जाते हैं। बारात में जाने के बाद लड़के को पीछे बिठा दिया जाता है, बाकी बाराती आगे रहते हैं। ऑर्केस्ट्रा होते रहता है, नाच होते रहता है, सब लोग ऑर्केस्ट्रा में नाच में मशगूल रहते हैं। तब पीछे से आता है कोई बुलाने के लिए, चलो भाई दूल्हा किधर है, चलो अंदर चलना है आपको शादी करने के लिए। कब दूल्हा वहाँ से निकल जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है। सबकी नज़रें कहाँ होती है? अरे ऑर्केस्ट्रा पे होती है, नाच पे होती है। या लड़की की नज़र कहाँ होती है? वो शादी पे होती है। वो पीछे से धीरे से निकल जाता है, इसीलिए उसको सबसे पीछे बिठाया जाता है, ठीक है ना। अब वो गया, अब लड़का जब जाता है तो वर वधू का परस्पर नहीं किया। पंडित जी बैठे हुए हैं, अग्नि स्थापित करते हुए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज के उच्चारण करने के पूर्व दोनों को बिठा देते हैं, कुछ मंत्रोच्चारण करते रहते हैं। और वर वधू का परस्पर निरीक्षण, पंडित जी बोलेंगे वहीं पे कन्या कहाँ है, बुलाइए उसे। कन्या भी आ जाती है, एक तरफ कन्या बैठती है और एक तरफ वर बैठता है। दोनों बैठकर, दोनों कन्या घूंघट में रहती है। अब वर समझो कि उसकी तरफ डायरेक्ट नहीं देखता है, लेकिन दोनों एकदम जैसे समझ रहे कि मच्छर काट रहा है, या समझो ऐसी ही, माने इशारे में दोनों एक दूसरे के निरीक्षण कर लेते हैं बच्चे। अगर कन्या को अच्छा वर मिला तो कन्या प्रसन्न हो जाती है। अगर पुरुष को भी, अगर वर को भी अच्छी कन्या मिल गई तो समझ लो कि वह सोचता है कि जीवन खुशहाल ही है, नहीं तो सोचता है कोई भगोलिया मिल गई, इसी के सहारे जीवन पार करना है बच्चे। इस तरीके से वर वधू का परस्पर निरीक्षण कर लेते हैं। तब तक पंडित जी अग्नि स्थापना कर लेते हैं। और अग्नि स्थापना करने के बाद से समझो कि दोनों को खड़ा कराते हैं। दोनों को खड़ा कराने के बाद से मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज पढ़ते हुए उसके बाद से 7 वचन दिलवाते हैं। और दोनों को के कपड़े को एक दूसरे में बांध कर पुरुष को, माने वर को पहले आगे रखते हैं और कन्या को पीछे रखते हैं। जैसे ही 3-4 राउंड ये मारता है, फिर समझो कि स्थिति बदल जाती है। लड़के को हर राउंड में एक प्रण दिलवाया जाता है, कसम दिलवाया जाता है कि जीवन में 7 बार जो आप लोग अग्नि के 7 चक्कर लगाएंगे तो 7 वचन देना होगा। 7 वचन कौन कौन से देने होंगे ये हमारा वीडियो में डाल रखा हूँ, आर्ट्स क्लासेस जेडी सर पे तुम लोग देख लोगे। उसमें लिखे हैं कि अग्नि स्थापना के समय वर पक्ष या कन्या पक्ष के 7 फेरे कि कौन कौन से वचन होते हैं। वो 7 संस्कृत में, और उसकी व्याख्या भी मैं कर चुका हूँ, उसको देख सकते हो बच्चे तुम लोग। और अग्नि स्थापना के बाद से पाणी ग्रहण होता है। मतलब लड़के को एकदम हाथ एक तरफ दोनों इस तरीके से करवा लिया जाता है। पंडित जी उसमें समझो कि आम के फूलों से थोड़ा सा जल लेकर वहाँ डालते हैं। लड़का ऊपर क्या करता है, फेंक लेता है। फिर लाजा होम, अब लड़की बैठ गई, लाजा होम, लजा रही है, शर्मा रही है, और तब तक बुला दिया जाता है, आओ वर पक्ष के, माने दूल्हा कहाँ है। दूल्हा आ जाता है, लड़की नीचे शर्माती है। तब तक वहाँ की अगल बगल की औरतें उसके ऊपर के कपड़े उसके मांग के पास से हटाती हैं। और लड़का उसमें सिंदूर लेकर, जैसे ही उसे समझो सिंदूर लगाता है, उसे कहते हैं सिंदूर दान। और जैसे ही वो लगाता है ऐसे लगता है कि जैसे वो लड़की जीवन भर के लिए अब उस लड़के की हो जाती है, माने रजिस्टर्ड हो जाती है, रजिस्ट्री हो गई उस लड़के के नाम से वो लड़की, और इस तरह शादी हो गया बच्चा। सब लोग खुशहाल हो जाते हैं। पिताजी को बुलाया जाता है, पिताजी आते हैं और वो कन्यादान दे देते हैं, माने अपनी कन्या को दान दे देते हैं। माने दान स्वरूप दी गई वस्तु का पुनः आदमी इस्तेमाल नहीं करता उसके सुख संपत्ति का। यही वजह है कि जो पिता अपने पुत्री का कन्यादान कर देता है वह वहाँ जाने के बाद उसके घर कभी वहाँ का जल भी धारण नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया विवाह संस्कार। मुझे यकीन है विवाह संस्कार में कोई दिक्कत नहीं बच्चे। तो जीवन के बाद अंतिम एक संस्कार होता है 5वां भाग में, देख लो 5वां भाग देखो, जिसमें हमने लिखा है मृत्यु के बाद का संस्कार। पीछे पलटो पेज को फिर से, जहाँ मैं पढ़ा रहा था विवाह संस्कार, उसके बाद कौन सा संस्कार है, मृत्यु के बाद का संस्कार। एक है कौन सा संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। यह संस्कार ऐसा है जो व्यक्ति अपने जीवन में नहीं करता है। व्यक्ति जब चला जाता है तो उसके जो वंशज होते हैं
वो वंश वाले उसका समझो कि संस्कार करते हैं, अंत्येष्टि संस्कार। माने समझो कि उसे ले जाकर उसको जलाते हैं और उसकी हड्डियों को, राख को जो है गंगा में ले जाकर या पवित्र नदी में ले जाकर विसर्जित कर देते हैं। और उसके लिए समझ लो कि जो क्रियाक्रम कर्मकांड वगैरह होते हैं, दशकातर वगैरह करवाते हैं, और इस तरीके से सब कर्मकांड करके ब्राह्मणों को, गरीबों को धन वैभव, धन संपदा देकर और उन्हें मुक्ति के लिए जो यज्ञ वगैरह कराते हैं उसे कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। इस तरीके से हमारे 16 संस्कार हुए बच्चे, जिसमें जन्म से पूर्व 3 संस्कार है और जन्म माने जन्म के बाद बाकी कितने संस्कार हो गए? 16 में से 3 इधर निकल गया, एक मरने के बाद है, अर्थात 15 में से 3 निकल गया तो 12। तो मानव के जीवन में कितने संस्कार हैं? 12 संस्कार है। जन्म के पहले कितने संस्कार? 3 संस्कार। आ रहा समझ में ना? और मरने के बाद 1 संस्कार, शादी के बाद मात्र एक वैवाहिक संबंध, वही एक संस्कार है, बाकी कोई संस्कार नहीं है। तो इस तरीके से 16 संस्कार के यदि हम अध्ययन करते हैं बच्चे ठीक तरीके से, तो हम अपने समृद्धि को, अपने संस्कार को, अपने ज्ञान को, अपनी प्रतिष्ठा को विदेशों में भी फैला सकते हैं। अब इसमें तुम लोग पढ़ो, समझो, और यदि कोई दिक्कत होती है तो आर्ट्स क्लासेस के नाम से ये नंबर इसमें है ही, तुम इस नंबर पे पूछो, समझो, और कोई परेशानी हो तो मुझे डायरेक्ट कॉल करो बच्चे।